हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का सी फाउंडेशन कोर्स का चैप्टर नंबर 6 जो है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, जिससे क्या वो आपको एक एक जो पॉइंट का मतलब मैं आपको ढंग से समझा सकूं। सो अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या हो अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको टाइम से पहुंच जाए, वो भी सही टाइम पे। बिकॉज हमारी जो टैगलाइन आपको पता ही है, इट्स टाइम टू गेट रेडी, वी आर हियर फॉर ऑनलाइन स्टडी। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ये जो आपका बेसिक्स, जो आपके बाकी चैप्टर्स का बेसिक्स है, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, स्टॉक मार्केट का, एंड आपके कुछ जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में वर्ड्स यूज करते हैं उनका, प्लस आपके बिजनेस स्टडीज का, उनसे उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है एजेंट। देखो आपकी स्क्रीन में एक बंदा बना आ रहा है एजेंट, वो स्क्रीन में देखो सामान खरीद रहा है और बेच रहा है। तो एजेंट क्या है वो, देखिए एजेंट क्या होता है। मान लो सपोज एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। ए को क्या करना है, वो ब्रोकर है मान लो, और जो बी है उसको परचेज करना है, शेयर परचेज करना है। अब वो परचेज कहां से, शेयर कहां से परचेज करेगा, वो अगर उसको शेयर परचेज करना होगा तो वो सेबी के पास जाएगा। तो सेबी एक तरीके से एजेंट हो गया। तो सेबी क्या करेगा, उस जो मेन एजेंट है उसको जाके बोलेगा कि भाई तेरे को अगर शेयर बेचना है तो तू बेच दे, ठीक है ना, या वो ढूंढेगा। तो सेबी के अंदर जो लोग काम करते हैं वो उधर जाके बात करेंगे उस एजेंट से। वो एजेंट क्या करेगा, सेबी को देगा, सेबी से वेरीफाई होकर आप बी के पास चले आएगा। तो इस तरीके से एजेंट काम करता है। तो हम लोग रीड आउट करते हैं जो आपके सामने आ रहा है। अ ब्रोकरेज फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट व्हेन इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, जो एक्ट करते हैं बिहाफ ऑफ द क्लाइंट में, इन बाइंग ऑन परचेजिंग ऑफ शेयर, बाइंग एंड परचेज करना शेयर को। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इन द एंटायर ट्रांजेक्शन द एजेंट विल बी ओन द शेयर। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता, जो एंटायर ट्रांजैक्शन में एजेंट कभी ओनर नहीं कहलाता शेयर का, ना वो ओन करता है शेयर को, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है अमोर्टाइज। अमोर्टाइज, देखो अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है। तो अमोर्टाइज is to charge a regular portion of an expenditure over a fixed period of time. For example, if someone cost 1 lakh rupees is to be amortized over 10 years, the financial report will show an expense of 10,000 per year for 10 years. देखो मैंने पढ़ा, आपको नहीं समझ आया होगा, जिसको आया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया मैं उसके लिए हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी 2018 में 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। तो वो गाड़ी 2028 तक उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 2028 को वैल्यू उसकी होगी 1 लाख रुपए। जो 10 साल में जो वैल्यू कम हुई, जो 10 साल में जो वैल्यू कम हुई उसको बोलेंगे अमोर्टाइज, कि 10 साल के बाद उसको इतना प्राइस मिलेगा, जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। 10 साल के बाद उसको जो मिलेगा 1 लाख रुपए, उसको बोलते हैं अमोर्टाइज। कि चार्ज करना, उस पीरियड में कितना चार्ज हुआ उस गाड़ी के ऊपर, उसको बोलेंगे अमोर्टाइज करना। अगला जो पॉइंट है हमारा एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है, एन एन्युटी whose payment occur at the beginning of each period। देखो एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी जैसे आपकी स्क्रीन में बना आ रहा है, वो एनुअली भी होता है, वो सेमी एनुअली भी होता है। एक एनुअली हो गया, सेमी एनुअली हो गया। एनुअली मतलब साल में एक बार, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, क्वार्टरली मतलब साल में आपका हर 3 महीने में हो गया, ठीक है ना। और आपका जो एक और होता है मंथली। एन्युटी का मतलब मंथली पेमेंट करना, सेमी एनुअली पेमेंट करना, उसको हम एन्युटी बोलते हैं। तो एन्युटी ड्यू क्या हो गया, एन्युटी ड्यू क्या होता है, पेमेंट अकॉर्डिंग टू एनुअली होगा या कोई भी किसी भी तरीके से होगा, बट वो कब होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। जब बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड होता है तो मतलब स्टार्टिंग के डेट पे, जैसे कोई इंस्टॉलमेंट होगी हमारी, हमने कराई कि होम क्रेडिट की इंस्टॉलमेंट कराई 2 तारीख को स्टार्टिंग के, तो स्टार्टिंग के डेट पे उसको हम बोलते हैं एन्युटी, ठीक है ना, पेमेंट करना। अगला जो हमारा एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट एट फिक्स इंटरवल देना। कि मान लो मैंने कोई भी जैसे किस्त ली, मैंने मोबाइल फाइनेंस कराया किसी दुकान से और मैंने किस्त बनाई 2000 रुपए की, तो हर महीने में मुझे क्या करना है, सीरीज ऑफ पेमेंट करनी है 2000 रुपए की फिक्स टाइम में, तो उसको बोलेंगे एन्युटी, मतलब कोई पेमेंट का ड्यू होना। तो बोलते हैं अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट फिक्स इंटरवल फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड। स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड में वो पीरियड कब मंथली होता है, एनुअली होता है, सेमी एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, वो डिपेंड करता है। अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है एप्रिसिएशन। देखिए एप्रिसिएशन क्या है, देखते हैं। एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन एज एन इंक्रीज इन द वैल्यू। मान लो आपने एक घर लिया, वो लिया 20 लाख रुपए का 2010 में, 2020 में आते आते उस घर की जो वैल्यू होगी 2 करोड़ रुपए होगी। 20 लाख से 2 करोड़। मान लो आपने कोई झुग्गी वाले एरिया में घर लिया होगा, वहां पर भी मॉल वॉल बन गए, मेट्रो वेट्रो बन गए, भैया सीधा वैल्यू बढ़ गई, भाई जिंदगी ऐश हो गई, भाई
किराया खा रहे दवा के, तो ऐश होगी ना, तो एप्रिसिएशन हुई ना वैल्यू। अब 20 बल्कि 20 लाख से 2 करोड़ मान लो, 1 करोड़ मतलब 80 लाख कुछ भी मान लो आप, एप्रिसिएशन मतलब जब वैल्यू जितने मिली थी उससे ऊपर बढ़ना, उसको हम एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एप्रिसिएशन इज एन इंक्रीज इन वैल्यू इफ अ मशीन कॉस्ट ऑफ 5 लाख लास्ट ईयर एंड नाउ इज वर्थ रुपीज 7 लाख, इट हैज एप्रिशिएटेड इन इट बाय 2 लाख। तो मैंने भी यही बात बताई, जब वैल्यू का बढ़ना। अगला आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आर्बिट्रेज को क्या बोलते हैं, मान लो आपने क्या करा, आर्बिट्रेज एक ब्रोकर होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है इसमें, मान लो $1 60 का है 2018 में, आज मान लो 2018 में $1 60 का था, जुलाई के 2 तारीख को, जुलाई की 3 तारीख को उस डॉलर की वैल्यू होगी 80 रुपए, 60 से 80 होगी, 20 रुपए का फायदा हो गया, आर्बिट्रेटर ने उसको बेच दिया। जब डॉलर को खरीदना बेचना होता है या गोल्ड को खरीदना बेचना होता है तो आर्बिट्रेटर काम आते हैं, वो यही काम करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डील करना। तो हम पढ़ते हैं, आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ 2 आइडेंटिकल कमोडिटीज। साइमल्टेनियस करना, परचेज एंड सेल और इंस्ट्रूमेंट, दिस साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस वेरिएशन इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। प्राइस वेरिएशन करना 2 डिफरेंट मार्केट्स में, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गोल्ड इन वन नेशन एंड साइमल्टेनियसली सेल इन अनदर, एक जगह से खरीदा दूसरी जगह में बेचा, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज करना। एसेट, ओए ओए बहुत मुश्किल टर्म है एसेट, आपको पता है एसेट कितना मुश्किल टर्म है। एसेट का मतलब होता है, मान लो आपने घर लिया, चलो मान लो गाड़ी भी ले ली, अच्छा मान लो भैया शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए मान लो, पर वो बीवी भी एसेट नहीं है, ठीक है ना भाई। मान लो आपने घर लिया और 2-3 घर और लिए, जो घर लिया उसको एसेट बोलेंगे। घर में फर्नीचर हो गया, वो चीजें जो लॉन्ग टर्म तक चले और हमें क्या करे, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं वो। एसेट मींस एन इकोनॉमिक रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बेनिफिट इन द फ्यूचर, हमें जो फ्यूचर में बेनिफिट दे। मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर लिए, आपने ऐसे ले लिए, आपने कहा चलो भाई काम आएंगे फ्यूचर में, आपने एसेट के रूप में लिए शेयर, ठीक है ना। अब मान लो आपने 10 साल के बाद उसको बेचा, तो भैया बल्ले बल्ले होगी ना, तो 10 साल तक वो आपके एसेट है, आपने लॉन्ग टर्म सोच के लिए थे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा रीड आउट करते हैं। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू व्हिच द फर्म हैज अ लीगल क्लेम, जिससे फर्म एक लीगल क्लेम कर सकती है, एंड ओन टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू यूज्ड टू द ओनर। In other words, an asset may be a physical property such as building, physical property हो सकती है building, as an object such as stock certificate, as it may be right such as the right to be a patent process. These can be patent process भी हो सकता है, physical object भी हो सकता है, या stock certificate भी हो सकता है, उन सबको assets बोलते हैं। अब goodwill को भी asset ही बोला जाता है ना भाई। डोमिनोज का अगर मैं नाम यूज करके अगर मैं दुकान खोल लूँ तो लोग तो डोमिनोज के नाम से मेरे पास पिज्जा खाने आएंगे ना, जबकि मैंने उसका पेटेंट राइट नहीं लिया, तो उसका वो एसेट है, उसका नाम उसका एसेट है, उसने नाम बनाया एसेट का। जिस तरीके से आयुष्यम एक ब्रांड, अगर मैं आयुष्यम का नाम खोल के इंस्टीट्यूट खोलूं तो गलत होगा ना, क्योंकि आयुष्यम एक खुद का एक एसेट है। तो वो इस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। अगर हमारा करंट एसेट, देखिए करंट एसेट क्या है। देखो करंट एसेट का मतलब, जैसे मुझे पता है अकाउंट्स के सारे बच्चों को पता होगा, ये तो बहुत कॉमन टर्म है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, कैन बी एक्सपेक्टेड इन टर्न इनटू कैश, जिसको हम कैश में रोजमर्रा रॉ मटेरियल हो गया, मान लो कि वर्किंग ऑफ रॉ मटेरियल हो गया रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम रेगुलर काम कर रहे हैं, उनको करंट एसेट बोलेंगे। विद इन अ ईयर और लेस, 1 साल या 1 साल से कम। फॉर एग्जाम्पल कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवर एंड इन्वेंट्री, ये हमारे करंट एसेट है। फिक्स एसेट्स क्या है, जो हमने एक बार लिया और क्विकली टर्न नहीं होते कैश में। फिक्स एसेट कैन नॉट बी क्विकली टर्न इनटू कैश, टर्न जल्दी नहीं होते। जैसे मान लो एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये एक बार लिया और काफी लंबे समय तक चलते हैं, बात सभी को पता है, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट जो दिखते नहीं है, जिसको हम फील करते हैं, जैसे भाई अब मेरे इस सर्विसेज को फील करो, मेरे प्यार को फील करो, इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे लोग बोलते हैं ना, वही वाला हिसाब है। इंटेंजिबल एसेट्स आर आइटम्स सच एज पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क एंड अदर काइंड ऑफ राइट्स और थिंग द वैल्यू ऑफ ए कंपनी व्हिच आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऑफन दे डू नॉट अपीयर ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अपीयर भी नहीं होते, बट फिर भी ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इनको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आस्क और ऑफर। इसको हम समझते हैं, आस्क और ऑफर क्या होता है। देखिए, द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी। जब क्या होता है, मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। ओनर क्या चाहता है, आस्क, मैंने पूछा कि भाई तू मेरे शेयर कितने में लेगा, मैंने उसने मेरे से पूछा भाई मेरे शेयर कितने में लेगा, एक ये होता है। एक मैंने ऑफर करा भाई मैं अपने शेयर भाई इतने में बेचूंगा, मैं अपने ऑफ शेयर भाई 60 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा। तो जब मैंने एक 60 रुपए मिनिमम प्राइस रख दिया, भाई इससे कम में तो नहीं बेचूंगा। अगर मेरे ब्रोकर को 80 रुपए मिलने होंगे तो क्या वो नहीं बेचेगा? नहीं भाई मेरे मालिक ने तो मना करा है, मैं 60 में ही दूंगा।
मैं 80 में नहीं दूंगा, तो भैया 60 में लेना है लो वरना मत लो। ऐसा तो नहीं होगा ना कोई बेवकूफ ब्रोकर। अगर मैंने मिनिमम प्राइस रखा है, ऑफर प्राइस मैंने रखा है 60 रुपए, तो इतना मिनिमम है, जब मिनिमम है उसको इतने प्राइस में बेचना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं आस्क ए ऑफर, द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम भाई जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है ना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, हर सीए जो ऑब्वियस सी बात है, सीए फाउंडेशन का कोर्स है जिसका आगे सीए लगा हुआ है, तो सीए का मतलब चेक करना। मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑडिट का, मान लो आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है ना। आपने क्या करा, 50 की पिक्चर देखी, भाई आपने कहीं पर भी छोटे मोटे हॉल चले गए, ठीक है, नन्नापोड़ा एरिया में हॉल देखने चले गए, ठीक है ना। आपने 50 की पिक्चर देखी, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली, 10 रुपए की पैटी खा ली। अब अपने एक्सपेंस को मिलाओ, आपने अपने एक्सपेंस देखे और आपने देखा इनकम मेरी कहां से है, पॉकेट मनी से है। जब आपने इनकम और एक्सपेंडिचर देखा, आपने एंड में देखा मेरे पास 20 रुपए बचे हुए हैं, आपने 20 रुपए मम्मी को दे दिए। आपने अपने आप को चेक करा ना, जब आपने अपने आप को चेक करा, इसको बोलते हैं ऑडिट करना। तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स करना, जितना खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ने करा है क्या वो करेक्टली है कि नहीं है, इसको बोलेंगे ऑडिट। अगला जो हमारा बैड डेब्ट्स। अच्छा, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, मान लो आपने अपने दोस्त को पैसे दिए और वो मिट्टी बलीत होगी, भाई वो भाग गया लेके। अब भाग गया ना भाई, भरोसा नहीं है कभी आएगा नहीं आएगा। मान लो 30-40 साल के बाद उसके छोटे बच्चे हो गए, वो तुम्हें मिला, अबे भाई तूने मेरे पैसे लेकर गया था 40 रुपए, आज से 30 साल पहले, मुझे मेरे 40 रुपए वापस कर, मुझे नहीं पता कहीं से मिला कर दे। आइए बैड डेट, आपके 40 रुपए रिकवर हो गए, अब उसने दे दिए, ले भाई तेरे 40 रुपए कर, तो वो बैड डेट रिकवर्ड है, जो हमने नहीं सोचा था। बैड डेट क्या हो गया, 30 साल पहले जब आपको लेकर भाग गया था तो वो बैड डेब्ट था 30 रुपए का, ठीक है ना, 40 रुपए का, सॉरी। तो कंपनी में बैड डेब्ट 40 रुपए का नहीं होता, बड़ा होता है। तो बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट आर अमाउंट ओड टू अ कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड, जो पे नहीं किया जाता, कंपनी जो लोगों उधार देती है। एन अकाउंट रिसीवेबल बिकम्स अ बैड डेब्ट व्हेन इट रिकॉग्नाइज दैट इट वुड बी पेड। समटाइम्स बैड डेब्ट आर रिटन ऑफ व्हेन रिकॉग्नाइज्ड। बैड डेब्ट तब लिखते हैं जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब बैलेंस शीट क्या होता है, मैंने भी एग्जांपल दिया, आपको मम्मी ने 100 रुपए दिए, वो आपने लिखोगे भैया आपने कमाए, मान लो सपोज आपने कमाए वो, ठीक है ना, 100 रुपए कमाए। आपने 50 की पिक्चर देखी, 20 की जो भी आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, 10 की पैटी खा ली। उनका प्रॉपर मेंटेन करना कि कितना पैसा आया, कितना कमाया, कितना गया, कितनी हमारे पास कैपिटल थी, कितना एसेट था, उस एक एक चीज को मेंटेन करना, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, कहां से कमा रही है, कहां खर्च कर रही है, कहां का कितने लोग सैलरी दे रही है, एक एक चीज के बारे में रिकॉर्ड रखना, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। Balance sheet is a statement of the financial position of a company at a single specific time, often the close of business on the last day of month, quarter or year. The balance sheet normally lists all assets on the left side on or top, while liabilities and capital are listed on the right side or bottom. ये बात से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एसेट और राइट साइड में हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉन्ड। मैंने क्या करा, मान लो मैंने क्या करा, मैं ए हूं और कोई बंदा बी है, ठीक है ना। मैं जैसे मान लो मेरा नाम राहुल है, ठीक है ना, मेरा नाम राहुल है, मैंने राज को पैसे दिए, मैं राहुल और राज, मैंने राज को क्या बोला कि भाई तू ना मेरे से पैसे ले रहा ना 1 लाख रुपए, तो एक काम कर बॉन्ड बना ले कि भाई मुझे तू इतने टाइम तक, अगर तूने 1 साल के अंदर पैसे नहीं दिए, मान लो तू हर 1 साल का इंटरेस्ट बना ले, भाई 1 साल का 18% तू मुझे दे देगा, 18,000 रुपए इंटरेस्ट, बात खत्म कर सीधा, ठीक है ना। तो बॉन्ड क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट्स है। बॉन्ड कैन बी इधर रजिस्टर्ड इन द ओनर नेम, ओनर नेम मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा, या जिसको मैंने पैसे दिए उसके नाम से हो जाएगा, और इशूड एट अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ए डेब्ट पेएबल इन फ्यूचर, भाई तुम्हें रिकॉर्ड है कि भैया तूने मेरे से पैसे उधार लिए थे। द बॉन्ड शोज अमाउंट ऑफ डेब्ट, ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट रेट, सब कुछ है कि कब लिए, कब देगा और कब इंटरेस्ट भरेगा, उस सब के बारे में इसको बॉन्ड बोलते हैं। अगला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू मींस टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, मतलब टोटल एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो। बुक वैल्यू आल्सो मींस द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द कंपनी बुक्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो कंपनी की बुक्स पे रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लिखना है। बुक वैल्यू इज ऑफन डिफरेंट देन द ट्रू वैल्यू, इट मे बी मोर और लेस। अब मान लो आपने बुक वैल्यू क्या होता है, मान लो हमारी जो बुक वैल्यू आ रही है कि जो हमारे पास एक सामान पड़ा, मशीनरी पड़ी है, उसकी बुक वैल्यू है 10,000 रुपए, ठीक है ना। अब मार्केट वैल्यू उसकी 20,000 आ रही है, तो हमें 20,000 लिखना पड़ेगा। अब मार्केट वैल्यू जो हमारी आ रही है, बुक वैल्यू जो आ रही है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो जो आ रही है हमारी 8,000 आ रही है, तो 8,000 लिखना पड़ेगा। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं जो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स,
मतलब कि मान लो जो हमारा जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू होता है सेल्स में से विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेंस, भाई जितना हमने खर्चा किया उतना हमारी सेल्स हुई, जितना रेवेन्यू ऑन किया। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेंस। सेल्स अबव द ब्रेक इवन पॉइंट प्रोड्यूस अ प्रॉफिट एंड बिलो प्रोड्यूसर्स लॉस। अच्छा, इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आपने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च हो गए, भाई जितना कमाया उतना खर्च हो गया, एग्जैक्टली उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। आगे हम चलते हैं बजट। भैया आपका बर्थडे था, आपने बोला कि बर्थडे में एक काम करूंगा, मैं 6 दोस्तों को लेके जाऊंगा, 6 दोस्तों को लेके जाऊंगा, 6 दोस्तों में 600 रुपए मेरे खर्च होंगे भैया पिक्चर के। अब ये 50-50 रुपए हर बंदे के खाने के, तो भैया 300 रुपए हो गए, 900 रुपए, भैया आने जाने का किराया हो गया 1000 रुपए, तो मेरे 1900 रुपए खर्च हो गए। भाई टोटल मम्मी आप मुझे 3000 रुपए दे दो, मेरा 3000 का बजट है। आपने एक बजट बनाया अपनी बर्थडे पार्टी का, तो उसी हिसाब से कंपनी भी बजट बनाती है कि बजट इज डिटेल प्लान बनाती है फ्यूचर में किस तरीके से अपनी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टर्म्स को फुलफिल करेंगे और डिटेल प्लान करेंगे किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को स्पेसिफिक टाइम में यूज करें, इसको हम बोलते हैं बजट करना, ठीक है ना। अगला हमारा है बियर। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में बियर का नाम, बियर का मतलब होता है मार्केट प्राइस के गिरना, क्योंकि बियर क्या करता है, किसी को जब मारता है तो उसके ऊपर कूदता रहता है, फॉल होता है, तो इसीलिए क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल टर्म्स में इसका मतलब होता है बियर का मतलब शेयर के प्राइस गिरना। तो इसका मतलब क्या होता है, दी स्टॉक मार्केट प्लेयर आर pessimist, they expected share price or any other type of investment to fall होते हैं। In the bear market the generally sentiments is that price are going to be lower and majority of dealer will sell as quickly as possible for fear of holding share which diminishes its value। भाई सही बात है, लोगों को डर लगता है भाई, जैसे मान लो आज मैंने शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के, ठीक है ना भाई, 1 लाख के शेयर खरीदे जिसकी वैल्यू थी, एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए थी, जैसे ही 990 होगा ना, अरे बेच दे भाई, बेच दे, अरे भाई बेच दे, जल्दी बेच दे, ऐसा लोग करने लग जाते हैं। उनको इतना डर लगने लग जाता है कि भैया शायद जो उसके वैल्यू क्या होगी, गिरने लग जाएगी और कभी बढ़ेगी नहीं, तो लोग जल्दीबाजी में डर के मारे शेयर्स को बेच देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कंपनीज को जो बंदे होते हैं उनको लॉस होता है। देखो ब्रोकरेज का कोई फायदा नुकसान तो है नहीं भैया, उसको जो ऑर्डर मिलेगा वो चुपचाप करेगा, वो सेशन देगा नहीं सेशन देगा तो भैया उसके गुट्टी गुट्टी पड़ेंगे, तो सही बात है। तो इसीलिए ज्यादा कोई बोलता नहीं भाई, चुपचाप क्या होता है सीधे सीधा जो वो बोलेंगे चुपचाप उसको करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, बियर जब भी आता है टाइम तो लोग अपने शेयर को बेचना शुरू कर देते हैं। इस टाइम में ऐसे लोग फायदा उठाते हैं जो शेयर शीकर होते हैं, वो देखते हैं गिद्ध की नजर गाड़ के बैठे होते हैं कौन बेच रहा है भाई अपने शेयर अच्छी कंपनी के, डर के मारे, ठीक है ना। आगे जानते हैं बेस प्राइस। बेस प्राइस क्या होता है, दैट इज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डे मिनिमम मैक्सिमम एंड द ऑपरेशनल रेंज ऑफ फॉर द डे। देखो इसका मतलब क्या होता है, मान लो जो हमारा दिन स्टार्ट होता है वो 9:30 बजे से होता है, वैसे होता 9:15 से है, तो 9:15 से लेकर 3:30 तक होता है। जो स्टार्टिंग में प्राइस 9:15 से लेकर 3:30 तक, जैसा आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि 9:15 पे शुरू हो रहा है और 3:30 पे रुक रहा है, दिन खत्म हो रहा है, तो बेस प्राइस क्या होगा, जो 9:15 पे जो प्राइस दिखाया जाएगा उसको बेस प्राइस बोला जाएगा, ठीक है। जो बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे दिखाते हैं उसको हम बेस प्राइस बोलते हैं। मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, मान लो शेयर है जो कल रात को, मतलब कि जब शेयर खत्म हो गया था 10 तारीख को रात को बंद हुआ था 300 रुपए में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे जब वो खुला 3100 रुपए में खुला, कैसे, क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, जो स्टॉक मार्केट होती है वो 9:15 पे नहीं 9:15 से पहले खुलती है, ब्रोकर्स के लिए पहले खुल जाती है, तब प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी थी मैं उसके बारे में नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कंपनी थी, मान लो एबीसी लिमिटेड है भाई, जब उसने 3:30 बजे कंपनी बंद हुई, 3:30 बजे छुट्टी हो गई। अब 3:30 बजे जब छुट्टी हो गई भैया, उसके बाद क्या हुआ, 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे उसकी कंपनी में रेट पड़ गई। अब रेट पड़ने की क्या हुआ, उसके शेयर बढ़ेंगे घटेंगे। अब नेक्स्ट डे जब वो आएंगी, वो तो अपने इशू नहीं कर सकते ना, शेयर रेट बढ़ गए, तो तब उनकी कंपनी के शेयर्स के रेट गिर जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब हमारे बेस प्राइस का कैसा चेंज होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट 9:15 पे तो खुलती है, बट ब्रोकर्स के लिए वो 9 बजे से लेकर 9:08 तक वो एग्जैक्टली वो लोग अपना हिसाब लगाते हैं कि बेस प्राइस क्या है और मिनिमम मैक्सिमम प्राइस कितना है, ये सब वो देखते हैं, वो चीज चेकिंग चलती है। इसको बोलते हैं हम लोग बेस प्राइस का सिस्टम का काम, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग इज अ फैसिलिटी बाय विच इन्वेस्टर आर इन अ पोजीशन to buy or sell all 30 scrips of Sensex in the proportion of current weight in the Sensex in one को। देखो बास्केट ट्रेडिंग क्या होती है, अब मान लो देखो सेबी के पास खाली एक शेयर तो नहीं होता ना, ब्रोकर्स के पास एक शेयर तो नहीं होता ना, हजारों शेयर होते हैं, काफी शेयर्स होते हैं, साफ सीधी बात है। अब एक शेयर लेके तो बैठे नहीं है ना, काफी शेयर लेके बैठे हैं। अब वो जिस हिसाब से शेयर लेके बैठे हैं ना, तो उसके हिसाब से ही काम होता है, समझ रहे हो मेरी बात।
ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे उसका इनके पास एक ही शेयर है, वो एक शेयर को लेके काम नहीं करते, वो काफी सारे शेयर्स को लेके काम करते हैं। जब एक बास्केट में बहुत सारे शेयर्स होते हैं ना, और वो सबके लिए होते हैं, तो उसको बास्केट ट्रेडिंग बोलते हैं, जहां वो आप जितने मर्जी शेयर खरीदो और बेचो, ठीक है ना। अगला होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट क्या होता है? जो फॉल कॉन्स्टेंटली होती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जहां पर इनके प्राइस बढ़ने नहीं होती शेयर मार्केट में, वो फॉल मार्केट ही होती है, हमेशा गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, बढ़ती नहीं है, उसको बोलते हैं बियर मार्केट। अगला जो हमारा बदला, ठीक है ना। अच्छा, बदला क्या भाई? मतलब कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो वाला बदला नहीं है ये कैसा बदला है? देखो बदला क्या है कि पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट। बदला involve carrying forward of transaction from one settlement period to the next. The next carry forward is done at the making up price, which is usually closing of the last day of settlement. A badla transaction attracts the following payment: margin money specified by the stock exchange board, and contango or badla charges, interest charges determined on the basis of demand supply force. अब देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ पूरे का शॉर्टकट में। आपको मुझे पता है, मैंने पढ़ा, आपको समझ नहीं, आपको बस दो लाइन समझ आएगी भाई। ये कैरी फॉरवर्ड करता है एक ट्रांजेक्शन को फॉर वन डे सेटलमेंट जो नेक्स्ट डे से, और ये क्या करता है? फॉरवर्ड करता है ट्रांजेक्शन को वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट, और इसको हम मेकिंग अ प्राइस के लिए करते हैं। पर इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। चलो हम इसको समझते हैं डीप में। जैसे आप इसका मतलब देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में एक डायग्राम बना पा रहा है। अब डायग्राम में हम देखेंगे तो क्या लिखा रहा है कि पैसों की कमी की वजह से कुछ लोग ना शेयर नहीं खरीद पा रहे। देखो रो रहा है एक लड़का कि मुझे शेयर खरीदना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी हो गई है। अब जब उसके पास पैसों की कमी होगी तो वो क्या करेगा? वो मम्मी से मांगेगा, उधार मांगेगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक तरीका क्या निकाला कि यार लिक्विडिटी लोगों के पास कम थी, वो शेयर नहीं खरीद पाते थे। उन्होंने क्या निकाला एक तरीका कि यार लोग उधार भी ले सकते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक आम है और एक बाम है, दोनों के नाम हैं। एक आम है और एक बाम है। जो आम को ना शेयर खरीदने थे पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने बाम को बोला, बाम भाई एक काम करेगा, तू यार मेरे लिए शेयर खरीद देगा, ठीक है ना। आम ने बाम को बोला, बाम भाई तू मेरे लिए शेयर खरीद देगा? भाई मुझे ऐसा लग रहा है शेयर के रेट बढ़ने वाले हैं, आज 100 रुपये का, कल ये 200 रुपये का हो जाएगा, भाई प्लीज़ यार तू खरीद दे। तो बाम ने क्या करा? अपने ब्रोकर का फ़ोन करा। बाम ने बोला ब्रोकर को, भाई तू एक काम कर, ये 100 शेयर खरीद ले और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। ब्रोकर ने क्या करा भाई? डीमैट अकाउंट खोला, उसका खुला पड़ा था। डीमैट अकाउंट से उसने उसका सारे शेयर खरीद लिए। ब्रोकर का भी डीमैट अकाउंट, ब्रोकर के बाद तो डीमैट अकाउंट नहीं होगा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट होगा। उसने ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदे और सिक्योरिटी से उसका नाम वाम आ गया, ठीक है ना। अब आगे की कहानी मैं समझाता हूँ। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, शेयर के रेट हो गए डबल, भाई 100 से 200 हो गए। तो आम ने बोला कि ठीक है भाई ले ले। उसने आम अब किसके पास आएगा? बाम के पास, कि भाई अब मुझे वो तो दे दे भाई, जो मैंने जो तेरे को बोला था शेयर करने के लिए, मुझे मेरा प्रॉफिट दे दे और 100 रुपये तो रख ले। तो यार बाम भाई गुइयाँ थोड़ी छीनने आया था। बाम बोला भाई मेरा क्या फ़ायदा हुआ? तो ये क्या था इसमें कि वो कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लेगा। उसने बोला भाई मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है भाई। तो उसने क्या करा, उसको 90 रुपये रिटर्न कर दिए और क्या करा, 10 रुपये खुद रख लिए। इसको बोलते हैं हम बदला, कि यार हमारे पास पैसों की कमी की वजह से हम किसी और को बोलते हैं, हम उसको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है जब हमें श्योरिटी होती है कि वो पैसे बढ़ने ही वाले हैं। इसको हम बोलते हैं बदला, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स क्या होते हैं? देखो मैं ब्लू चिप्स का मतलब लेस का कोई पैकेट नहीं है। ब्लू चिप्स का मतलब हम समझते हैं, ब्लू चिप्स आर ए शेयर ऑफ लार्ज वेल एस्टेब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज विद एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग एंड डिविडेंड। ब्लू चिप्स वो कंपनी होती है जो वेल एस्टैब्लिश होती है और जिनकी जो नेटवर्थ होती है वो 1 बिलियन से ऊपर होती है, और जिनके शेयर्स की कीमत जो बहुत मतलब लाखों करोड़ों में होती है, उनको ब्लू चिप्स कंपनी बोलते हैं। देखो उसमें क्या होता है, जनरली ब्लू चिप शेयर प्रोवाइड लो टू मॉडरेट करंट यील्ड एंड more to moderate to high capital gain yields. The price valuation of such share is moderate. अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब। इस पूरी 2 लाइनों का मतलब क्या है कि ब्लू चिप्स क्या करती है, वो कम आपको क्या देती है, मॉडरेट करंट यील्ड देती है। मतलब आपको जो डिविडेंड देती है ना वो कम देती है। क्यों कम देती है वो बता देता हूँ। बट इनके जो डिविडेंड कम होने के बाद भी इनके जो कैपिटल गेन्स होते हैं, शेयर की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा एग्जाम्पल मान लो आपने MRF का शेयर खरीदा 2010 में 1000 रुपये का, भाई उसकी वैल्यू जो आज के हिसाब से मैं मान लेता हूँ उसकी वैल्यू हो गई 1000 का खरीदा था 10,000 रुपये हो गई, तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। पर जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो 1000 के हिसाब से मिलेगा। अब देखो
इसके अगर आपको वो उस हिसाब से देने लग जाएंगे ना, तो भैया कंपनी तो फिर लुट जाएगी, क्योंकि भैया उनकी वैल्यू बहुत हाई स्पीड से बढ़ती है। वो फिर 1000 के हिसाब से आपको उसका डिविडेंड देंगे जितना उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा था। इसी हिसाब से क्या होता है कंपनीज में, इनको इसी हिसाब से लोग काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका जो कैपिटल गेन्स होता है, आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी वैल्यू किसकी, शेयर्स की, वो बढ़ती रहती है, वो उस हिसाब से डबल रहती है। अगर कोई मान लो मार्केट में शेयर खरीदेगा, वो एक शेयर तो खरीदेगा नहीं, कॉमन सेंस की बात है, वो एक से ज़्यादा शेयर खरीदेगा, लाखों करोड़ों शेयर खरीदेगा। अगर हम उसके हिसाब से सोचे तो वो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि क्या होता है इन कंपनीज के जो रेट होते हैं कभी इतने गिरते नहीं है। आप देख लो, मैं बोलूँ पेंडेमिक सिचुएशन में भी इनके रेट इतने गिरे नहीं है, इनका काम चलता ही रहता है, शायद कोई इनको फर्क इतना नहीं पड़ता है। तो मैं यही सजेशन दूंगा, अगर जिनको जो क्या करते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो क्या करते हैं, इन ब्लू चिप्स कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको रोज का खरीदने बेचने का झंझट करना ही नहीं पड़ता, उनको अपना फिक्स डिविडेंड मिलता रहता है, वो खुश रहते हैं। फिक्स नहीं तो उनकी कैपिटल गेन्स तो बढ़ता ही रहता है। तो होप्स आपको ब्लू चिप्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं बीटा की तरफ। बीटा क्या है, इट एक मेजरमेंट रिलेशनशिप इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे स्टॉक प्राइस को और मूवमेंट मार्केट को बताता है। मान लो अब जो बीटा की वैल्यू अगर हमारी इक्वल टू 1 है, अगर हमारे देखो 3 टर्म्स आपकी स्क्रीन में बनी आ रही है, एक बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1, बीटा की वैल्यू स्मॉलर देन 1, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1। जब बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टॉक का मूवमेंट और मार्केट का मूवमेंट वो इक्वल है, मतलब कि हमारा जो स्टॉक का प्राइस है और वो दोनों इक्वल है। अगर बीटा की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, तो मतलब मान लो जो हमारा स्टॉक का जो प्राइस है, वो क्या है, कम है किससे, मार्केट से। तो मतलब हमारी चीज़ें कम, हमारी वैल्यू कम है। और मान लो ग्रेटर देन है, तो मतलब हमारी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये बीटा के बारे में जो हमारा बताता है रिलेशन कैसे चल रहा है हमारे स्टॉक मार्केट के साथ। या आपको बाइनोमी ट्रेड में भी देखने मिल जाएगा, जब प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर जो हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, हमने अगर बुल पे क्लिक करा तो बुल आना चाहिए, बियर के लिए बियर आना चाहिए, तो इस हिसाब से होता है। अगला जो हमारा बिड, देखो बिड क्या होता है, इट इज़ द हाईएस्ट प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ स्टॉक, इट इज़ अपोजिट फॉर आस्क और ऑफर। देखो ये बिड क्या होता है, कि बिड करना मतलब क्या होता है, मान लो ये हाईएस्ट प्राइस होता है, अ बायर इज विलिंग टू पे। आपने देखा होगा, आईपीएल का मैच देखा होगा, ठीक है ना। अब गेल की बोली लगती है, गेल की जब बोली लगती है उसकी बिडिंग करते हैं कि उसने 20 लाख 30 लाख, तो शेयर्स की भी बिडिंग होती है, ठीक है ना। आपने कभी देखा होगा, जैसे आपने गुरु पिक्चर देखेंगे, गुरु पिक्चर में वो शेयर्स खरीदता है, देखो पहले शेयर्स कागजों में मिलते थे, जिससे क्या होता था कि भैया सिग्नेचर जो जिसने खरीदा, जो सेलर था, बायर था, वो साइन करते थे। फिर क्या करते थे लोग, घरों में इन पेपर को छुपा के रखते थे, फिर चूहे हुए इस पेपर को खा जाते थे, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होने लग जाती। तो धीरे धीरे क्या सेबी आया, फिर हमने सारा काम ऑनलाइन कर दिया। आजकल भाई चूहे खाने वाला सिस्टम नहीं रह गया, आजकल सारा हमारा ऑनलाइन सारा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। तो क्या होता है कि बिड का मतलब क्या है, मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक चले गया था आपको नॉलेज देने के लिए। बिड का मतलब इसमें होता है कि जब हम मान लो जो बंदा बिड करेगा, मान लो सेलर ने क्या करा, इतना प्राइस रख दिया, अब मान लो खरीदने वाले शेयर्स बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने हाईएस्ट बिडिंग करके उस शेयर्स को खरीद लिया, तो उसको बोलेंगे बिड, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, प्रॉमिसरी नोट होता है issued by the company or government to its buyer. It speak about the specific amount for a specific time period by the buyer. भाई एक स्पेसिफिक टाइम में आप मुझे दे दोगे पैसा और इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अगला होता है ब्रोकरेज और ब्रोकरेज फर्म। ये रजिस्टर्ड सिक्योरिटी फर्म आर कॉल्ड ब्रोकर और ब्रोकरेज फर्म। सेबी हमारा क्या हो गया, एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू हम डील करते हैं। हमें सेबी पे ट्रस्ट है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, जिससे कंपनीज को धोखेधड़ी से बच सके वो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हमारा ब्रोकर एक्ट एज एन एडवाइजर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स। वो लिस्टेड स्टॉक में डील करते हैं, एंड दे डू नॉट ओन द सिक्योरिटीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट दे चार्ज अ कमीशन फॉर द सर्विसेज। वो कभी शेयर्स खुद के पास नहीं रखते, वो लोगों का जो काम करते हैं, लोगों की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दलाली में, तो उसके वो चार्ज कमीशन पे करते हैं, ठीक है ना। अगला है बुल मार्केट। बुल मार्केट इन विच द स्टॉक प्राइस इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। जो स्टॉक प्राइस होते हैं वो दमादम बढ़ते रहते हैं, मतलब जो स्टॉक शेयर हमने 100 का खरीदा, वो कल 200 का हो गया, 300 400 500 600 700 सीधा 1000 सीधा 10,000 बढ़ता ही गया प्राइस, उसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। बुल मार्केट इसलिए क्योंकि बुल जब किसी को मारता है वो अपनी सींग से उछालता है। आपने देखा होगा ना मैंने जाना तुझसे कहा है, सेनोरिटा वाली पिक्चर में, कौन सी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली पिक्चर में, जब उसको उछालता है तो सीधा ऊपर उछाल देता है उसको। इसीलिए बुल मार्केट जब प्राइस अप होते हैं तो उसको बुल मार्केट बोलते हैं। अब क्या होता है बिजनेस डे। अब देखिए इनके बिजनेस डे क्या होते हैं, मंडे टू फ्राइडे ये लोग काम करते हैं, और जो बाकी जो वीकेंड्स होते हैं, जो हॉलीडेज होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, और जितने भी छुट्टियां होती हैं इनकी, जो गस्टेड हॉलीडे होती है, इन सब में छुट्टियां होती हैं
की, ये इतने डेज में ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। अ डेज ऑन विच स्टॉक मार्केट ऑफ ओपन मंडे टू फ्राइडे एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे कॉल द डिमांड बाय अ कंपनी और एनी अदर इश्यूअर ऑफ शेयर फॉर पेमेंट, इट मे बी डिमांड फॉर फुल पेमेंट ऑन द ड्यू डेट सच एज एग्जाम्पल विद अ राइट इशू। अगर मान लो कोई ड्यू डेट आती है तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे लोग उसको बोल देते हैं भाई उस टाइम पे आप लोग काम कर देंगे, ठीक है ना। It may be alternatively be the demand for a further payment when the total amount is payable by installment. A call by a company should not be confused with a call option. कि मान लो अगर कोई कॉल ऑप्शन होता है, अभी मैं कॉल ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, अगर कोई कॉल ऑप्शन होता है तो भी कंपनी को कोई टेंशन की बात नहीं होती है, वो नेक्स्ट जाके कर सकता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा है बिड एंड ऑफर। देखिए बिड एंड ऑफर क्या होता है। जो बिड होता है वो क्या होता है, बिड इज द प्राइस एट विच मार्केट मेकर बायस फ्रॉम द इन्वेस्टर, ठीक है ना। जो बायर होता है वो कस्टमर इन्वेस्टर से खरीदता है, ठीक है ना, वो होता है बिड वाला प्राइस। एंड ऑफर इज द प्राइस एट विच ऑफर्स टू सेल द स्टॉक टू द इन्वेस्टर। जो स्टॉक होता है वो इन्वेस्टर को बेचता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है वो ऑफर होता है, जो उन्होंने ऑफर किया भाई मैं 60 रुपये का मिनिमम दूंगा, तुम्हें खरीदना खरीद लो। बिड क्या होता है, जो कंज्यूमर जो आते हैं इन्वेस्टर जो मांगते हैं कि भैया हम इतने बोली लगा के पैसे लेंगे, उसको बिडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए बोनस शेयर क्या होते हैं। अ फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर मेड इन प्रोपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। अ बोनस शेयर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडिशनल wealth to shareholder. It merely signifies recapitalization of reserve into equity capital. However, the expectation of bonus share has a bullish impact on market and sentiment and causes share price go up. अब देखिए इसमें बुलिश है, मतलब अच्छी बात तो होगी कि बुलिश मतलब प्राइस अप होते हैं। मान लो एक कंपनी है, आपको भैया 100 आपका डिविडेंड था, हर बंदे का 10-10 हज़ार का डिविडेंड बना था। मान लो आपके शेयर्स थे 10 बंदे थे, 10 बंदों का 10 हज़ार का डिविडेंड बना था। कंपनी ने उनको बोनस मिला तो कंपनी ने उनको डिविडेंड ना देके क्या करा, उनको बोनस शेयर दे दिए, उनको शेयर्स दे दिए। अब शेयर देने को उनका नुकसान तो हुआ नहीं, कंपनी ने एक रिजर्व रखा था, जैसे कहता है ना कभी कभी एक्स्ट्रा डिविडेंड होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है, तो उस हिसाब से उनका सबका डिविडेंड 10-10 हज़ार में बना था। तो कंपनी ने क्या करा, उनको उनके बदले पैसे ना देके उनको क्या दे दिए कि भैया शेयर दे दिए। अब शेयर देने से क्या हुआ, उनके भैया शेयर की मात्रा भी बढ़ गई। भाई उनके पास पहले 1000 शेयर थे, अब चलो 1100 शेयर हो गए। अब शेयर बढ़ने से क्या हुआ, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होगा, उनका बुलिश इंपैक्ट होगा, तो उनका फायदा होगा। तो इसको रिकैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें कंपनी के पैसे भी नहीं गए और डिविडेंड का डिविडेंड बढ़ भी गया और लोग भी खुश हो गए और कंपनी के जो पैसा कंपनी के पास रह गया। इस तरीके से कंपनी काम करती है। जो अगला हमारा पॉइंट है बुक क्लोजर। बुक क्लोजर का मतलब क्या होता है, डेट बिटवीन विच अ कंपनी कीप इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इशू ऑफ न्यू शेयर और डिवेंचर। अब देखिए पहले मैं डिविडेंड समझाऊंगा, बाकी दोनों सेम टू सेम है। मान लो एक बंदा है कि भैया कंपनी ने बोला कि 15 तारीख को, इस 15 जुलाई को मैं क्या करूंगा, इस 15 जुलाई को लास्ट ये होगा कि कंपनी जो डिविडेंड होगी जिसके नाम पे होगा उसको बांट देगी, ठीक है ना। तो लोग शेयर खरीद रहे बेच रहे थे, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। अब डी ई को बेच रहा है, ठीक है ना। डी ने ई को जब बेचा, वो डी ने 16 तारीख को बेचा ई को, पर 15 तारीख को जब सी ने डी को बेचा, 15 तारीख को सी का नाम था। तो कंपनी ने बोला कि 15 तारीख को जिसका नाम हमारे पास होगा तो वो उसका नाम होगा, तो उसी को डिविडेंड मिलेगा, तो डी को डिविडेंड मिलेगा इसमें। क्योंकि 15 तारीख को जब 14 तारीख को जब सी ने बेचा था डी को, ठीक है, तो डी का नाम क्या आया था, डी का नाम 15 तारीख को शो हो रहा था। तो कंपनी ये बोल रही थी कि 15 तारीख को जिसका नाम होगा हम उसको पैसे देंगे ही। देखिए बुक क्लोजर का मतलब क्या होता है। देखिए डेट बिटवीन इज बुक क्लोजर का मतलब क्या होता है, डेट बिटवीन विच अ कंपनी कीप इट रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ न्यू शेयर और डिवेंचर। देखिए इसका मतलब क्या होता है। मान लो जैसे आपके स्क्रीन में डायग्राम ना आ रहा है, उसको ढंग से देखिए, मैं उस डायग्राम के हिसाब से सारा समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक बंदा ए ने बी को शेयर बेचा 11 से 12 तारीख को, बी ने सी को बेचा 12 से 13 तारीख को, सी ने डी को बेचा, सी ने जब डी को बेचा वो 13 तारीख को बेचा। अब डी के पास वो शेयर पड़ा हुआ था, डी ने 16 तारीख को शेयर बेचा किसको, ई को। पर कंपनी ने ये बोला, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने ये बोला कि 15 तारीख को हम डिविडेंड बांटेंगे और 15 तारीख को जिसके नाम पे शेयर होगा उसी को डिविडेंड मिलेगा। अब बताओ डिविडेंड किसको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है डी को, 15 तारीख को उसके पास था और उसका नाम भी चढ़ा हुआ था।
तो उसके बाद अगर ई किसी को भी बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। जिसका नाम 15 तारीख को होगा उस टाइम में रोक दिया जाएगा और उस हिसाब से बेचा जाएगा, उस हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट बिटवीन विच अ कंपनी कीप इट रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, क्लोज फॉर अपडेटिंग प्रायर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसको मिलेगा डिविडेंड। यही चीज हमारा इश्यू ऑफ शेयर के साथ है और यही चीज हमारा डिवेंचर के साथ भी होगा, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर। भाई ब्रोकर भैया जो शेयर और परचेज तुम्हारे लिए खरीदता बेचता है उसके लिए वो चार्ज करेगा कुछ पैसे। द मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेबल इज डिटरमाइंड बाय सेबी। जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो कौन चार्ज करेगा, वो डिटरमाइन करेगा, सेबी डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। बुल क्या होता है, अ बुल इज वन हु एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस सो दैट ही कैन लेटर सेल एट अ हायर प्राइस। भाई उसने क्या सोचा कि आज मैं खरीद लेता हूँ एक शेयर भाई 1000 रुपये का, कल तो पक्का भाई 5000 का बिकना ही बिकना है, टेंशन की बात नहीं है। अब उसने जब सोचा तो बिकेगा ही बिकेगा ना, तो उसने क्या करा, उसको खरीदा, फ्यूचर में बिकेगा बिकेगा। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि भाई शेयर ले लिया, अबे यार से शेयर खरीदवा दिया यार भैया नुकसान हो जाएगा, भाई काम कर तो भैया आज 1000 का है कल 990 का बेच दे तो कोई दिक्कत नहीं, 10 का नुकसान होगा देखा जाएगा। अब वो लोग जल्दबाजी बेच देते हैं। अब कल देखा जो 1000 का शेयर था वही हो गया 10,000 का, ओ शेट भाई मैंने बेच के गलती कर दी भाई यार, एक काम कर अब तू मुझे 10,000 का दिलवा दे। अब जब वो महंगे में खरीद लेते हैं फिर अगले दिन और सस्ता हो जाता है, फिर उनकी फिर दिक्कत हो जाती है भैया। इसीलिए शेयर मार्केट रिस्क की मार्केट है। मैं ये कहूँगा अगर कोई भी इसमें इन्वेस्ट करता है तो देख समझ के करे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए अब बिजनेस रिस्क क्या होता है। अब देखिए कोई भी काम करेंगे तो उसमें रिस्क होगा भैया। रिस्क हम लोग रिस्क लवर, रिस्क अवर्स और रिस्क न्यूट्रल होते हैं। रिस्क न्यूट्रल होता है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, वो डिवेंचर में इन्वेस्ट करता है। रिस्क अवर्स कौन होते हैं, जो रिस्क को अवॉइड करते हैं। जो अवॉइड करते हैं वो क्या करेंगे भैया, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी चलिए नॉर्मल चलते रहेंगे। अब जो रिस्क लवर होते हैं वो भैया शेयर्स में खेलेंगे, ठीक है ना भाई। तो रिस्कनेस इनहेरिटेड इन द फॉर्म ऑपरेशन इफ इट इज नो डेप्थ। भैया रिस्क तभी लो जब गूदे में दम हो, ठीक है ना। जब कहते हैं ना क्यों, अगर तेरे में नहीं था दम था तो कूदा, तो क्यों जाके तो कूदा, वही वाला हिसाब हो गया। अच्छा अगला था बायर। द ट्रेडिंग मेंबर हु हैज प्लेस्ड द ऑर्डर ऑफ परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। बायर वो होता है जो ट्रेडिंग मेंबर होता है, जो क्या करता है, प्लेस करता है ऑर्डर कि सिक्योरिटीज को परचेज कर सके, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं। अगला जो हमारा है क्या है, जो है कॉल ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा ना स्क्रीन में देखना, एक छोटा सा मैंने पेंसिल डायग्राम बना रखा है, उसको हम समझते हैं कॉल ऑर्डर क्या होता है। एक बंदा था मिस्टर, दोबारा से आम और बाम लेते हैं। मिस्टर आम था, ठीक है ना भाई, उसके पास कुछ शेयर पड़े हुए थे, 1000 शेयर पड़े हुए थे, ठीक है। तो मिस्टर आम के पास शेयर पड़े हुए थे। बाम ने क्या बोला, बाम ने बोला देखो आम भाई आप ये शेयर मत बेचना, मेरे पास पैसे नहीं पड़े, आप ये शेयर पिछले 4 महीने तक तो मत बेचना, ये लो मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ इस चीज़ के। कितने देता हूँ, 1000 रुपये। अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे तो मैं आके ले लूँगा, 4 महीने तक इसको प्लीज़ मत बेचना। अब 4 महीने तक, ठीक है ना। अब देखो इन 4 महीने में क्या हुआ, अगर मान लो दूसरे ही महीने उसके अगर प्राइस बढ़ गए, दूसरे ही महीने उसके प्राइस बढ़ गए, ठीक है ना, तो क्या करेगा, मान लो जो 1000 शेयर थे उसके जो प्राइस के जो रेट क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है ना। एक शेयर की वैल्यू थी मान लो 100 रुपये थी, वो कितनी होगी 120 रुपये हो गई। तो क्या होगा, तो वो जाएगा उसके बाद भाई एक काम करो अब मुझे, मैं कहीं से उधार लेके वो पैसे वैसे लेके ले लेगा, ठीक है ना। अब उसने क्या करा, उसको 1000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि 1000 रुपये का क्यों फ़ायदा होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो 2 महीने के बाद शेयर के प्राइस गिर गए तो वो जाके नहीं लेगा। वो क्यों नहीं लेगा, चाहे 2 महीने हो चाहे 4 महीने तक वेट करें, 4 महीने तक नहीं बढ़े वो नहीं लेगा कि उसको नुकसान थोड़ी करवाना है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो जो 100 रुपये का शेयर था, एक शेयर 100 रुपये का था, उसकी वैल्यू 50 रुपये हो गई, वो अपना नुकसान थोड़ी कराएगा, वो कहेगा छोड़ कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आम का क्या फ़ायदा हुआ, आम का क्या फ़ायदा वो बता। तो आम को 1000 रुपये फ्री फंड के मिल गए, जो उसने 1000 रुपये 4 महीने के रोकने के लिए दिए थे वो उसको फ्री फंड में मिल गए, इसीलिए उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको तब भी 1000 का फ़ायदा हुआ, तब भी 1000 का फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ बोलते हैं कॉल ऑप्शन, कि भैया प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ, मैं कॉल कर रहा हूँ, एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि भैया मेरा राइट है, मैं आपसे राइट ले रहा हूँ, ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं राइट ले रहा हूँ, ऑब्लिगेशन नहीं ले रहा। एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू इन्वेस्टर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन नहीं दिया बाय का, अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्पेसिफिक पीरियड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, मतलब कि ऑप्शन दिया है, पर्टिकुलर राइट नहीं दिया, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अगला होता है हमारा क्लोजर प्राइस। क्लोजर प्राइस क्या होता है, द फाइनल प्राइस एट विच स्टॉक एक्सचेंज इज ट्रेडेड ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे। जो मैंने बताया 9:15 पे खुलती है, 3:23 पे खत्म होती है। अब 3:30 पे जो डेट प्राइस होता है, मान लो 3:30 पे शेयर बंद हो हमारा 110 रुपये का, ठीक है ना, वो बंद हो गया। अब मान लो ABC लिमिटेड कंपनी है, 3:30 पे खत्म हो गया, भैया मान लो 4 साढ़े 4 बजे ABC लिमिटेड का छापा पड़ गया।
अब उसका जो प्राइस होगा, क्लोजर प्राइस तो कितना था 110 रुपये, अब उसका प्राइस तो गिरे और कम जाएगा ना, वो चीज़ तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना। तो क्लोजर प्राइस जो होता है वो डे के खत्म होने के बाद होता है, बट वो नेक्स्ट डे चेंज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस लिए चेंज होता है। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी, वहाँ पर डिटेल, इतनी डिटेल स्टडी में पढ़नी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ बेसिकली। अगला है कैपिटल बजटिंग। भाई कैपिटल को बजट करना कि किस तरीके से हमारा जो पैसा है, रिसोर्सेज है, जो हम कंपनी को लाते हैं, उसको बजट को मेंटेन करना। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स, कितना एसेट पे खर्च करे, हुज कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर, जिसका भी हमें जो कैश हो पूरे 1 साल के बाद भी हमारे यूज में आए। अगला जो हमारा कैपिटल गेन यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड क्या उनसे होती है, द कैपिटल गेन ड्यूरिंग अ गिवन ईयर डिविडेंड बाय द बिगिनिंग प्राइस, जो हम बिगिनिंग प्राइस पे देते हैं, जो पैसा हम डिविडेंड स्टार्टिंग में देते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग के मंथ में देते हैं, मान लो 1 तारीख को 1 तारीख को ही पकड़ा दिया। अगला होता है कैपिटल मार्केट, द फाइनेंशियल मार्केट फॉर स्टॉक एंड फॉर इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म डेट। देखो कैपिटल मार्केट, जैसे कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़, इक्विटी मार्केट कुछ खरीदते और बेचते हैं, ठीक है ना, तो उनको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो मनी मार्केट अगर होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है, मैं जो हमने 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ के फाइनेंशियल मार्केट में चेक करा होगा, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट हम स्टॉक एक्सचेंज को, मतलब कि हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, और मनी मार्केट में हम पैसों का लेन देन करते हैं, वो जो आपको पता ही है, ठीक है ना। अगला हमारा कैश बजट। कैश बजट क्या होता है, अ टेबल शोज कैश फ्लो, रिसिप्ट, डिसबर्समेंट एंड कैश बैलेंसेस फॉर ए फर्म ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। भाई कैश की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उस चीज़ को देखना, उसको हम बोलेंगे कैश बजट के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रेडिट पीरियड, द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच क्रेडिट इज ग्रांटेड। भाई उधार देना, भाई मैंने तेरे को 6 महीने के लिए उधार दे रखा है, भाई 6 महीने के बाद पैसे मैंने लौटा दिए, उसको क्रेडिट पीरियड बोलेंगे। क्लोजिंग प्राइस, द ट्रेड प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे, मैंने बता दिया भाई 3:30 बजे जो प्राइस बंद होता है वही प्राइस माना जाता है, और वो चेंज भी हो सकता है अगर कंपनी के साथ कुछ अनहोनी घट जाए तो। बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, द बेस प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज कैलकुलेटेड। ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या होता है, मान लो कि भैया जो प्राइस जो खुलता है ना, ये 15-20 मिनट तो ब्रोकर को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो प्राइस खुलेगा वो उसका एक कैलकुलेशन होती है बहुत अलग, तो इसको आप सिर्फ समझ के रखो, उसकी कैलकुलेशन बहुत अलग होती है, उसको उसका एक चार्ट वार्ट बनता है प्रॉपर, ठीक है ना, कि क्लोजेस्ट की मान लो कि नेक्स्ट डे जो प्राइस खुलेगा वो वैल्यू के क्लोजेस्ट कितना होगा, हाईएस्ट कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, इसकी एक प्रॉपर समरी बनती है। इतना आपको जानना नहीं है, बस भी आप इसे बेसिक नॉलेज लेके चलो कि अगर नेक्स्ट डे मान लो कि 10 तारीख को 3:30 बजे जो प्राइस बंद हुआ 110 रुपये, नेक्स्ट डे 11 तारीख को जो प्राइस खुलेगा वो 110 नहीं खुलेगा, उसके लिए हज़ारों कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो खुलता है, ठीक है ना। अगला होता है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स ऑफ लार्ज फर्म। अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स होते हैं लार्ज फर्म्स के लिए, यूजली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 लाख और मोर, हैविंग एन इंटरेस्ट रेट समवट बिलो द प्राइम ऑफ लेंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल पेपर क्या होता है, मान लो किसने लोन लिया, अनसिक्योर्ड होता है भाई कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी, एक शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट से ही होता है, ज़्यादा नहीं, पर मिनिमम 1 लाख रुपये देंगे, ठीक है, या उससे ज़्यादा ले लो, ठीक है ना। पर इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, बैंक वाले से कम होता है, साल का ले लिया भाई 8% 7% वाला हिसाब होता है, ठीक है ना। अगला है कमोडिटी। Produce products used for commerce that are traded on a separate authorized commodities platform like commodities include agriculture product and natural resources। मतलब कि खेती बाड़ी के लिए सामान करना, पल्सेस, गेहूँ, दाल, चावल, रोटी, कपड़ा, रोटी वोटी के लिए, तो उनके लिए भी क्या होता है, लोन प्रोवाइड होता है, ट्रेड उनके लिए भी ट्रेड होता है, तो उस चीज़ को बताया गया है इसमें। जो हमारा अभी पॉइंट है वो है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, जो कन्वर्ट हो जाते हैं सिक्योरिटीज़। तो ये होते कैसे, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा रीड आउट कर रहा हूँ। सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफर्ड स्टॉक, ये तीनों चीज़ें, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफर्ड स्टॉक, बाय एन इशूअर, जो इशू करता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिक्योरिटीज़ ऑफ द इशूअर आर नोन एज कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, जिसको हम इशू करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ, मान लो एक ABC लिमिटेड कंपनी है, एक राम बंदा है, राम ने क्या करा, ABC लिमिटेड से डिबेंचर्स खरीदे, मतलब क्या हुआ, उसने लोन दिया किसको, ABC लिमिटेड को 10% या 12% पे डिबेंचर्स को। पर उन्होंने इसकी में कंडीशन क्या थी, वो जो डिबेंचर लिए वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, उन दोनों ने अपनी कंडीशंस रखी कि हाँ हम लोग इशूअर और होल्डर, जो लिखा हुआ है, द कन्वर्जन यूजली अकर एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर बट इट में अकर एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर। इशूअर और होल्डर को दोनों की रजामंदी और सहमति और दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि वो बाद में डिबेंचर को इक्विटी में शेयर चेंज कर सकता है या प्रेफर्ड स्टॉक में वो चेंज कर सकता है।
है। इसका मतलब होता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, वो जब मर्जी चाहे, बट इशूअर और होल्डर के ऑप्शन में होना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, मान लो एक ए है और एक बी है, एक ए कंपनी और एक बी कंपनी। ए कंपनी ने अपने जितने एसेट्स की वैल्यू और अपनी लाइबिलिटीज़ को सम अप करके, बी ने अपने एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटीज़ को सम अप करके क्या करा है, कंपनी सी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। दोनों ने मिलकर एक सी कंपनी बनाई, या फिर उसने ए बी लिमिटेड बना दिया या सी लिमिटेड बना दिया, मिक्स कर दी अपने सारे एसेट्स, दोनों ने मिलकर ए बी लिमिटेड बना दी या दोनों ने मिलकर नई कंपनी बनाई सी, उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। इसका मतलब होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट अकर व्हेन द एंटिटीज ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट टू अ न्यू क्रेडिटेड फॉर दैट पर्पस। जो मैंने बताया वही मतलब है इसका। अगला है क्रेडिटर। ये बात तो सबको पता ही होती है, क्रेडिटर का मतलब क्या है। ये अकाउंट्स के बच्चों को क्रेडिटर को नहीं पता होगा तो मतलब उसकी बेइज्जती है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ए ने बी को पैसे दिए, तो पैसे लिए किसने, बी ने, तो बी क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। बी ने उधार लिया, उधार लेने को क्रेडिटर बोलेंगे। तो डेटर क्या हो गया, ए ने पैसे दिए तो ए हमारा डेटर हो गया। जो पैसे देता है वो डेटर होता है, जो पैसे उधार लेता है वो क्रेडिटर होता है, ठीक है ना। अगला होता है डिबेंचर। डिबेंचर होता है लोन देना, ठीक है ना, या लोन लेना, ठीक है ना। अब लोन देना और लोन लेना को डिबेंचर कैसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। मैंने जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, डिबेंचर इशू करे और राम ने उसको परचेज कर दिए, राम ने परचेज कर लिए। डिबेंचर जो होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, चाहे वो कंपनी को चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है ना। अगला है डेटर, जो मैंने बता दिया। डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है, मान लो डिफेंसिव स्टॉक हम बोल सकते हैं ये ब्लू चिप्स टाइप कंपनी होती है। जब मान लो कंपनी कोई भी सिचुएशन हो, अभी आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी कंपनी के शेयर्स के रेट भी कर चुके होंगे, बट जो डिफेंसिव स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जहाँ पर क्या होता है, हमें एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, हर महीने इतनी अर्निंग आती है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। अ स्टॉक दैट प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट डिविडेंड एंड स्टेबल अर्निंग इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्म एंड दैट इज इवन इन द एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट, दिस कंपनी कॉन्टिन्यू टू पे द डिविडेंड एट अ कांस्टेंट रेट। ये कांस्टेंट रेट से डिविडेंड देते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब मुझे बताने की इसको जरूरत नहीं है। वियर एंड टेयर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मान लो आपने गाड़ी ली 10 लाख रुपए की 2008 में, 2018 में उसकी क्या वैल्यू होगी, 18 में 25,000 वैल्यू होगी। जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 2008 से 2018 तक, हमने हमारे यूज करने, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज होना। किसमें चेंज होना, सिक्योरिटी वुज प्राइसेस डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट। एक सिक्योरिटी का जो प्राइस डिराइव्ड हो रहा है एक से दूसरे एसेट में जाने के लिए, द मोस्ट अंडरलाइंग एसेट इंक्लूड स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, करेंसीज हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया एंड मार्केट इंडेक्सेस हो गए। मतलब कि चीज़ जैसे मान लो आज $1 की वैल्यू 60 रुपये, कल 70 रुपये हो जाएगी, तो ये क्या हो रहा है, डिराइव ही तो हो रहा है, चेंज होना, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अगला हमारा डाइवर्सिफिकेशन। मतलब होता है स्प्रेड होना, रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट रिस्क बाय परचेजिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक ही कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े शेयर 10-15 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि बाई चांस अगर एक कंपनी की शेयर डूब भी जाए फ्यूचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट तितर-बितर हो रखी थी। आगे हम चलते हैं इक्विटी नेटवर्थ। इक्विटी का मतलब होता है भैया जो इक्विटी लेता है वो कंपनी का ओनर कहलाता है, ये बात सबको पता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, द कैपिटल सप्लाइड बाय अ कॉमन स्टॉक होल्डर, कॉमन स्टॉक पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड ओकेजनली सर्टेन रिजर्व, द टोटल इज कॉमन इक्विटी प्लस प्रेफर्ड स्टॉक। इक्विटी का मतलब सिंपल सी भाषा में समझ लो, जो क्या होता है, जो ओनर कहलाता है। ओनर का मतलब जो कंपनी के जो शेयर्स खरीदता है, परचेज करता है, ठीक है ना, और उसका सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी सबसे लास्ट में उनको मिलता है। जैसे मालिक सबसे एंड में सब कुछ लेता है, उसी हिसाब से इक्विटी वाला भी करता है। अगला होगा मैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होगा, $1 60 रुपये का, $1 70 का। जब $1 हमने एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक्सचेंज अपनी करेंसीज को एक्सचेंज कराती है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ गिवन करेंसी दैट कैन बी परचेज फ्रॉम वन यूनिट ऑफ अनदर करेंसी, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं फेस वैल्यू। मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, उसका जो प्राइस था वो कितना था, एबीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर्स का एक प्राइस का रेट था 1000 रुपये। वो 1000 रुपये जो सबसे स्टार्टिंग में था वो थी फेस वैल्यू, ठीक है ना। इट इज़ द कैश डिनोमिनेशन और द अमाउंट ऑफ मनी दैट होल्डर ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी गोइंग टू अर्न फ्रॉम इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। इट इज़ नोन एज द पार वैल्यू, इसको हम पार वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखिए, अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनीथिंग दैट रेंज फ्रॉम कैश, डीड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और
for that matter that any written and authenticated evidence that shows the existence of a transaction or agreement. ये एक तरीके से कह सकते हैं हम सबूत. मान लो ए ने बी को पैसे दिए. जब ए ने बी को पैसे दिए तो क्या सबूत है? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो उसने बनाया है वो उसका सबूत होगा. एक एविडेंस होना चाहिए कि भैया ये ट्रांजेक्शन हुई थी, यही उसको बोलते हैं एविडेंस होना. ठीक है ना. अगला जो हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज बेसिकली अ पार्टी और अ पर्सन हु एक्ट एज अ लिंक between provider who provide securities and the user who purchases the securities. Share broker and almost all the banks are the best example of financial intermediaries. ये बात सही है. मान लो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मान लो ए ने क्या करा, परचेज करा शेयर. वो किसके थ्रू करेगा? वो सेबी के थ्रू करेगा. तो सेबी बीच का ब्रोकर हो गया. तो सेबी उसकी पूरी ध्यान रखेगा हर चीज़ में कि उसके साथ धोखेधड़ी ना हो. पहले ऐसा नहीं होता था. जब सेबी नहीं होता था तब धोखेधड़ी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ज़्यादा होती थी. इसी चक्कर में सेबी आया था. तो यह बात आपको समझ आ गई होगी. आगे हम चलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बोला जाता है. ये बेसिकली किस लिए होता है कि हमें दैट इज़ हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड हैज़ द हाइएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी हाइएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही होता है. ठीक है ना. जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो होता है हेज. हेज क्या होता है? एक ना स्ट्रेटेजी है. हेज मैंने आज नहीं 12th क्लास में फाइनेंशियल मार्केट जब चैप्टर में पढ़ रहा था तब मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि हेज एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मिनिमाइज करती है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न्स. हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमाइज करे रिटर्न को. ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इंप्लीमेंट होती है हेज फंड में. ठीक है ना. इसको हम बोल सकते हैं बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इसका बहुत डिफरेंट होता है. ये ज़्यादातर कमोडिटी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में देखा जाता है. होल्डिंग पीरियड क्या होता है? होल्डिंग पीरियड एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है विच अ कैपिटल एसेट इज हेल्ड ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन. इसको ओन कौन करते हैं? अकेला पर्सन भी कर सकता है या कोई कंपनी कर सकती है. होल्डिंग पीरियड लिया जाता है टेकन इनटू कंसिडरेशन विद प्लेस द एसेट एज कोलेटरल. हमने क्या करा? मान लो कंपनी ने क्या करा, बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया. उसके बदले क्या रखा? वो जो कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज रखेगा उसको हम बोलेंगे होल्डिंग पीरियड. कि उतने टाइम तक उसने उसका सामान होल्ड कर रखा है. जब वो उसको पैसे दे देगा हम उसको वापस दे देंगे उसका सामान. एग्जाम्पल ले लो मुथूट का. आपने घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रोना. आपने सोना दिया और पैसे लिए. जब आपने क्या करा, पैसे दे दिए, सोना वापस कर दिया. उसको बोलेंगे होल्डिंग पीरियड कि जितने टाइम तक आपने उसका सामान पैसे यूज करें. अगला होता है हमारा इनकम स्टॉक. ए सिक्योरिटी विच हैज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट एंड ऑफर द डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक. एक इनकम स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो क्या करता है, डिविडेंड पेमेंट करता है, वो भी हायर लेवल में. उसको जो कॉमन स्टॉक से बहुत हायर होता है उसको बोलेंगे इनकम स्टॉक. देखिए जो हमारा इंडेक्स है इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी स्टैटिस्टिकल मेजर इकॉनमी में जो सर्वे मार्केट भी कह सकते हैं और सिक्योरिटी मार्केट में भी यूज़ होता है. हमें क्या करना होता है इंडेक्स में हमें ये पता लगाना होता है. कंपनी की कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी को चेक करते हैं. परसेंटेज और बेस वैल्यू टाइम टू टाइम कितनी चेक होती है. मान लो 2010 में जो एक मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी ये जूस बनाती थी. 2010 में इनका क्या प्राइस था, 2015 में क्या प्राइस था. बेस प्राइस को चेक करना इनमें इंडेक्स में काम आता है. आईपीओ क्या होता है? कोई भी कंपनी फर्स्ट इशू ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक. जैसे पतंजलि जब पहली बार आई थी तब उसने क्या किया था, आईपीओ किया था कि जब वो ये चाहती थी कि लोगों को पता लगे इस ब्रांड के बारे में, तब वो क्या करती है, लोगों को अपने शेयर्स ऑफर करती है. आईपीओ आर इशूड बाय द स्मॉलर यंगर कंपनी सीकिंग फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बट लार्ज कंपनीज आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग टू दिस बिकम पब्लिसिटी एंड ट्रेडेड कंपनीज. तो पतंजलि जो एग्जाम्पल है वो उसका लार्ज कंपनी का है, छोटी छोटी कंपनी भी ऐसा करती है. अगला इंटरनेट ट्रेडिंग. इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा. इंटरनेट ट्रेडिंग का एग्जांपल मैं दे सकता हूं. बेस्ट है सेबी. पहले क्या होता था, आपने गुरु पिक्चर देखी होगी. लोग क्या करते थे, हाथ में कागज लेके बोलते थे लगाओ बोली शेयर की 50 रुपये 50 रुपये 100 रुपये. अब जब सेबी के आने के बाद से क्या हुआ, सारा काम इंटरनेट के थ्रू हो गया. अब ना लोगों को नुकसान होता है, ना पेपर खोने का डर होता है. काम झटाक से शुरू किया, फटाक से हमारे शेयर्स हमारे हाथों में आ गए. ठीक है ना. तो इस तरीके से होता है. इंटरनेट ट्रेडिंग इज अ प्लेटफॉर्म विद इंटरनेट एज अ मीडियम. इंटरनेट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन टेक प्लेस थ्रू ऑर्डर रूटिंग सिस्टम which will route traders order to exchange trading system. Thus traders trading in any part of the world can be able to trade using their broker internet trading system. The Security Exchange Board of India approved internet trading in January 2000. ठीक है ना. अगला जो हमारा है लिमिट ऑर्डर. लिमिट ऑर्डर क्या है, अगर मान लो एक बायर है और सेलर के बारे में बताया गया इसमें. एंड ऑर्डर टू बाय और सेलर शेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम. अगर हम ऑर्डर करें टू बाय
और सेल करे एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और वो ऑर्डर एक्सीक्यूट कब होगा, एक स्पेसिफिक टाइम तक ये होगा, उसके बाद नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, सेलर क्या करता है, मिनिमम प्राइस सेट करता है कि वो इतना प्राइस तो एक्सेप्ट कर ले, मतलब 100 रुपये का शेयर होगा, वो चाहेगा भाई 101 रुपये का तो बिक ही जाए, एंड वो ये चाहेगा कि बायर इसको मैक्सिमम में खरीदे। ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो कि 200 का खरीदना चाहेगा, भाई थोड़ी बोलेगा नहीं भाई मैं तो 101 का ही बेचना चाहूँगा, तो 101 रुपये का ले ले, मैं तेरे को 200 रुपये नहीं ले सकता, ऐसा तो वो नहीं करेगा ना, क्योंकि भैया ऑब्वियस ही बात है, बाहर जितने मर्जी भी खरीदे, हमारा थोड़ी करेंगे। ठीक है, लिक्विडेशन का मतलब जो अगला पॉइंट है हमारा, उसका मतलब दिवाला निकाल जाना। जब कंपनी क्या करेंगे, अपने सारे एसेट्स को वाइंड अप करके, लायबिलिटीज को निपटा के जब कंपनी बंद हो जाती है, इसको लिक्विडेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अगला है लिस्टेड स्टॉक। ये लिस्टेड स्टॉक का मतलब क्या होता है, जब सेबी क्या करती है, मतलब कि सेबी के अंदर कुछ कंपनी अपना नाम रजिस्टर कराती है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कि लोग आके अपने ट्रेड कर सके, उनको लिस्टेड स्टॉक्स बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कोई भी आउटस्टैंडिंग शेयर है जो अब तक कंपनी नहीं लेकर आई, उसको मार्केट में लाती है, वो भी मार्केट प्राइस 1 शेयर में के हिसाब से, जिससे कंपनीज की वेल्थ बढ़ सके और लोग उनके साथ और जुड़ सके। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको पता है, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी हमारा वादा है जिंदगी के साथ तुम्हारा साथ निभाना। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स को पूरा करना, उसको म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। इन शॉर्ट, क्योंकि एक पूल ऑफ मनी होता है जहां पर क्या होता है, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में और अपनी सेविंग्स को इंप्रूव करते हैं, जिससे क्या हो, उससे थोड़ा सा वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सके। तो अब इसमें जो वर्ड आता है वन साइडेड मार्केट, एक वन साइडेड मार्केट क्या होता है, जहां पर क्या होता है पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर दोनों ही आते हैं और अपने मार्केट में अपना मतलब कि क्या बोलते हैं, तंबू गाड़ देते हैं एक ही बारे में, और बिना टेंशन के, उनको पता है वो डील कर सकते हैं, उनको वन साइडेड मार्केट बोलते हैं। अगला हमारा आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या होता है, जब कंपनी के पास पैसे नहीं होते, वो क्या करती है, मार्केट में शेयर लेकर आती है। वो शेयर ज़रूरी नहीं होता कि वो डिस्काउंट पे भी निकल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है ना। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, डिफरेंट जगह हम पैसों का इन्वेस्ट करना। मान लो ABC 3 कंपनी है, तीनों के अलग अलग पोर्टफोलियो है, हमने A में देखा रिस्क ज़्यादा है, B में रिस्क कम है, C में रिस्क बिल्कुल ही नहीं है, तो डिपेंड करता है लोग किस तरीके के लोग कौन सी कंपनी में जाएंगे, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है ना। प्री ओपनिंग सेशन का मतलब क्या होता है, प्री ओपनिंग सेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में आपने ऊपर देखा होगा, मैंने बताया था कि 9:15 पे मार्केट खुल जाती है। जब 9:15 पे मार्केट खुलती है, उससे पहले 9 बजे से लेकर 9:08 तक ब्रोकर्स को लिए मार्केट खुल जाती है। वो उसमें क्या करते हैं, उस 8 मिनट में, 8 और 7 मिनट में वो कैंसलेशन करते हैं, बेट्स को देखते हैं। क्यों देखते हैं, ये भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो 3:30 बजे मार्केट बंद होती है 100 रुपये के प्राइस पे मान लो, पर क्या होता है कभी कभार कुछ कंपनी के साथ अनहोनी घट जाती है। 4 बजे कुछ कंपनियां के ताला लग गया, कुछ लग गया, तो 100 रुपये का प्राइस 100 रुपये का थोड़ी रहेगा, नेक्स्ट डे जब खुलेगा तो जीरो हो जाएगा, कि कंपनी के रेट डाउन हो चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तो उस चीज़ को चेक करना वो उस 15 मिनट में करते हैं ब्रोकर्स, तो उसको बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। प्राइस अर्निंग रेशो, ये क्या होता है, द मार्केट शेयर ऑफ स्टॉक जो होता है वो डिवाइड करते हैं अर्निंग प्रॉफिट पर शेयर, जितना है वो ये लोग वेरी होता रहता है चेंज, जो मार्केट स्टॉक है और जितना प्रॉफिट आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा अर्निंग पर शेयर हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है। पुट ऑप्शन क्या होता है, एन ऑप्शन दैट गिवन एन इन्वेस्टर द राइट टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक। सेलर को राइट दिया जाता है कि भाई तू बेच मार्केट में शेयर, ठीक है ना, एट अ स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, भाई इतने टाइम तक भेज सकता है, ठीक है ना भाई। पुट ऑप्शन इज परचेज बाय दोज हु बिलीव द पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू फॉल डाउन देन द स्टेटेड प्राइस। ये वही लोग खरीदते हैं जिनको भरोसा नहीं होता अपने आप पे, जिनको पता है भाई भगवान है वो लोग, जिनको पता होता है फ्यूचर में इनके प्राइस गिरने वाले हैं, ठीक है ना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लो मैंने एक कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे पता है कि उस कंपनी से मुझे 10,000 रुपये रिटर्न आ रहा है, जो मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया उससे मुझे 10,000 रुपये मिले, उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो इक्विटी से भी हो सकता है और प्रेफरेंस से भी हो सकता है, पर डिवेंचर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऑब्वियस ही बात है, उनको तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या होता है, अब मैं मान लो मैं किसी को बोलूँ भाई तीसरी मंजिल से तू छलांग मार दे, भाई रिस्क तो होगा भाई, 2 पैर में तो खड़ा हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये कंफर्म नहीं है भैया, क्योंकि तो हीरो नहीं है। अब अगर वो कूदता है, कितने % चांसेस है वो 2 पैरों में खड़ा रहेगा 3 मंजिल बिल्डिंग से, 0% चांसेस। रिस्क है भैया अपनी मर्जी पे ले रहा है, ठीक है ना। तो रिस्क का सिक्योरिटी एक्सचेंज में भी यही हिसाब होता है, भाई हमें पता है कंपनी डूब रही है, हमने तब भी उसके शेयर खरीद लिए करोड़ों के, ये रिस्क की बात है, फ्यूचर में बढ़ेगी ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। अगला है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट्स
ownership of investment in the products such as stock, bonds, future, contract and option which an individual holds। कि हम लोग कुछ खरीद रहे हैं स्टॉक बॉन्ड्स को जिससे हम लोग फ्यूचर में उससे पैसे कमा सके, उसको हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ये हमारे पास एक आजकल क्या, पहले क्या होता था, ये फिजिकल फॉर्म में होता था, आजकल इंटरनेट में अवेलेबल हो जाता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ये स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है, द प्राइस एट विच होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय, जिससे हम वो खरीद सकता है। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन द सिक्योरिटीज दे होल्ड व्हेन द ऑप्शन इज एग्जीक्यूटेड। जब ऑप्शन एग्जीक्यूटेड होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस में आ सकता है हमारा। आगे हमारा स्टॉक है। स्टॉक का मतलब आपको पता है एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट को स्टॉक बोला जाता है ना, कि इस तरह से देखा जाए तो आपने कंपनी के शेयर खरीदे, वो आपके स्टॉक के फॉर्म में पड़े हैं, तो जिससे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग बहुत मैटर करता है, ये बात का आप ध्यान रखना है, जिससे हमें एक डिविडेंड भी मिल रहा है। ठीक है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ ए कंपनी बाय स्प्लिटिंग द एग्जिस्टिंग शेयर। कि मान लो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग शेयर पड़े हैं कुछ कंपनी के, वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े रेशो में डिवाइड करके बांटते हैं। मान लो 2:1 में रेशो में डिवाइड कर दिया, 3:1 में कर दिया। 1 शेयर इज स्प्लिट इंटू 2-3, मतलब एक 100 रुपये का शेयर को डिवाइड कर दिया 20-20 रुपये में या 5-5 रुपये में, तो उसको बोलेंगे स्प्लिट शेयर बोलेंगे। ऐसा होता नहीं है, बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि 5-5 रुपये में, ठीक है ना। आगे थिन मार्केट। थिन मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर क्या होता है, हमें पता है लो नंबर ऑफ बिड्स होंगी, जहाँ लोग पैसे नहीं लगाते, बायर और सेल बहुत कम होते हैं, वो होती है थिन मार्केट हमारी। ट्रेडिंग सेशन का टाइम होता है 9:15 से 3:30 बजे तक, ये हमारा ट्रेडिंग सेशन का टाइम होता है। इस टाइम में जितना मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, कोई किसको मना नहीं करता, जाओ और ट्रेड करो। यील्ड का मतलब क्या होता है कि ये मेजर करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कितने परसेंटेज में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे मान लो एग्जांपल 100 रुपये का करंट प्राइस है, 5 रुपये हमें डिविडेंड मिलेगा, तो यील्ड कितना हो गया, 5%। 5% मिलेगा तो यील्ड हमारा 5% हो गया। यील्ड टू कूपन क्या हो गया, जो रेट ऑफ रिटर्न हमने 5% जो मैं बोल रहा हूँ, और वो हमने पहले ही मैच्योर कर लिया, उसको हम बोलते हैं यील्ड टू कॉल। हमने पहले ही डिविडेंड मैच्योर होने से पहले हमने पहले डिविडेंड को कॉल कर लिया, उसको बोलेंगे यील्ड टू कॉल। जीरो कूपन का बॉन्ड क्या होता है, अ बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट, कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं होता, इसको हम सोल्ड करते हैं डिस्काउंट पिलो पार में, दस प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन टू इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। ये कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन में हेल्प करता है, कि जिससे कि कुछ ना होने से बढ़िया, डिविडेंड होने से बढ़िया, कि ये इन्वेस्टर को क्या करता है, कॉम्पेंसेशन टाइप का पे कर देता है, कि यार चल इसकी थोड़ी बहुत कैपिटल में हेल्प तो हो जाएगी। सो बच्चों, ये जो हमारी सारी टर्म्स थी, ये जो मैंने आपको बताई, ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। ये कौन सी जो आपकी टर्म्स थी, सारी थी फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजी, ये पूरी मैंने ख़त्म करा दी है। अब जो मैं का पार्ट सेकंड निकालूंगा, मैं मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी निकालूंगा एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को बताऊंगा, और जो सबसे लास्ट पार्ट होगा वो हमारे को अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी। सो बच्चों, अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, और घर में रहिए, सेफ रहिए। ऐसी वीडियोज़ मैं निकालता रहूँगा जिससे आपके पेपर में एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय।